नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि एक समानांतर श्रेणी का 10वां पद उसके 5वें पद से 10 अधिक है तथा उनका योग मतलब 10वें और 5वें टर्म का योग कह रहा है अगर 32 हो, तो बताइए 18वां पद क्या होगा। हाँ लोग, हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए, समानांतर श्रेणी का 18वां पद क्या होगा? देखिए, किसी भी समानांतर श्रेणी का 18वां जो पद होगा a प्लस 17d होगा। a प्लस 17d होगा। हाँ, यही तो होगा कहोगे। हाँ, तो दोस्तों हम ये तब तक नहीं बता सकते हैं जब तक हमें ये बात पता ना हो कि a क्या है, मतलब पहला टर्म क्या है और d क्या है। तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि भैया 18वां टर्म क्या होगा समानांतर श्रेणी का। हाँ, तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि भैया हम यहाँ पर पहला टर्म पता करें और सर्वांतर डी पता करें। हाँ, तभी हम बता सकते हैं 18वां टर्म क्या होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समानांतर श्रेणी का जो 10वां टर्म है 5वें टर्म से 10 अधिक है। कह रहा है जो 10वां टर्म है वो 5वें टर्म से 10 अधिक है। कह रहा है समानांतर श्रेणी का जो 10वां टर्म है, 10वां जो टर्म है 5वें टर्म से 5वें टर्म से 10 अधिक है। हाँ, हाँ। तो आप मुझे बताइए समानांतर श्रेणी का 10वां टर्म क्या होगा? देखिए, समानांतर श्रेणी का 10वां टर्म देखा जाए तो a प्लस 9d होगा। हाँ, और समानांतर श्रेणी का 5वां टर्म में क्या होगा? देखिए, समानांतर श्रेणी का 5वां टर्म में देखा जाए तो a प्लस 5d, a प्लस 4d होगा। कह रहा है कि 10वां जो टर्म है, 10वां टर्म क्या है? a प्लस 9d है। हाँ, हाँ। और 5वां टर्म में क्या होगा? 5वां टर्म में देखा जाए तो a प्लस 4d है। कह रहा है जो 10वां टर्म है 5वें टर्म से 10 अधिक है। मतलब इनका मतलब 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर क्या है? कहोगे 5 का है। अगर 10वें टर्म में जो है 5वें टर्म से 5 अधिक है, 10 अधिक है। अगर 10वां टर्म में 5वें टर्म से 10 अधिक है तो मैं कह सकता हूँ 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर क्या है? 10 का है। 10 का है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ दोस्तों। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। एक बात बताइए, अगर मैं सोल्व करने जाता हूँ तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? कहोगे देखिए, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। कहोगे देखिए, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी। ये तो माइनस, ये तो ये खत्म हो गया, लेकिन ये माइनस 4d हो जाएगा। तो 9d में से 4d घटाएंगे तो आएगा 5d। जब दोस्तों आप सीख जाओगे ना तो ये डायरेक्ट लिखोगे। इनके बीच का अंतर ही वास्तव में 5d आता है, 10वां। और आप अगर आपको, ठीक है, अभी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, 5d बराबर आया 10। क्या आया? 5d बराबर आया 10। क्या आया? डी 5d बराबर आया 10। और इस प्रकार d की वैल्यू क्या निकल कर आई? होगा d की वैल्यू 2 निकल कर आई। आप मेरी बात से सहमत है? होगा हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों ये जो आपने d की वैल्यू 2 निकाला है, ये आपने d की वैल्यू 2 निकाला है, इसे आप देख के ही निकाल सकते हैं। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही निकाल सकते हैं। ये जो आपने निकाला था दोस्तों, ये अंतर आया 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर ये आया। और अंतर दोस्तों 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर क्या आ रहा है? कहोगे 5d आ रहा है। क्या आ रहा है? 5d आ रहा है। हमने देखा इसे 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर 5d आया। और ये जो 5d आया है दोस्तों, ये जो 5d अंतर आया है, ये आप देख के ही बता सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना था, केवल 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर लेना था। 10वां टर्म हमारा 10 है, 5वां टर्म हमारा क्या है? 5वें नंबर। 10वां टर्म हमारा 10वें नंबर पे आया है, 5वां टर्म हमारा 5वें नंबर पे आया है। इनके बीच का जो अंतर है वही होगा हमारा, वही हमारा वास्तव में 5d होगा। इनके बीच का अंतर क्या रहा है? 5। तो ये हमारा, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो 5d आएगा। जैसे तीसरे टर्म और चौथे टर्म के बीच का अंतर निकालता हूं तो आएगा d। ऐसे ही 10वें और 20वें टर्म के बीच का अगर मैं अंतर निकालता हूं तो आएगा 10d। इनके बीच का जो अंतर है वही आएगा। ठीक है, तो ये चीज आप देख के बता सकते थे। हमसे कह रहा था कि 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर 10 है। अगर मैं अपने अनुसार देखता हूं तो 10वें और 5वें टर्म के बीच का अंतर 5d होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 10 है, मतलब 5d बराबर 10। तो d बराबर आया 2। कोई दिक्कत, की परेशानी कभी नहीं। तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये चीज तो हमें पता चल गया। कहोगे हाँ, ये पता चल गया। इसके अलावा भी कुछ और कहा है दोस्तों। क्या कहा है? कहोगे देखिए, इसके अलावा कहा है कि भैया उनका योग 32 है। किसका? 10वें और 5वें टर्म का योग करा है 32 है। एक बात बताइए, 10वें और 5वें टर्म का अगर मैं योग निकालता हूं तो 10वें और 5वें टर्म का योग क्या होगा? कहोगे देखिए, अगर 10वें और 5वें टर्म का योग निकालना है तो आप ये 10वें टर्म और 5वें टर्म की बात हो रही है, तो इस प्रकार देखा जाए तो 2a आएगा। उसके बाद 10 में 5 जोड़ दीजिए 15, और 15 में से 2 घटा दीजिए 13 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 10वें और 5वें टर्म के बीच का जो जोड़ आएगा, 10वें और 5वें टर्म का जो जोड़ आएगा 2a प्लस 13d आएगा। हाँ लोग, हाँ दोस्तों, हमारे अनुसार देखा जाए तो 10वें और 5वें टर्म का जोड़ क्या आएगा? 2a प्लस 13d आएगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 32 आएगा, मतलब ये बराबर है 32 की। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई नहीं। डी की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ 13 दूनी 26,
13 दूनी 26 और 26 इधर जाएगा तो आएगा कितना होगा, देखिए 26 इधर जाएगा तो बचेगा 6। क्या बचेगा, 6 बचेगा। हाँ हाँ 6 बचेगा। इस प्रकार ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू 3 आएगी। ए की वैल्यू 3 आएगी। कोई दिक्कत नहीं, परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। अब दोस्तों जो चीज पूछा गया था उस चीज को हम बताने की कोशिश करेंगे। हमसे क्या पूछा गया था, कहोगे देखिए हमसे कहा था कि बताइए 18वां टर्म क्या हुआ, 18वां टर्म क्या हुआ। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी समांतर श्रेणी का जो 18वां टर्म होगा वो क्या होगा, कहोगे a + 17d होगा। 18वां जो टर्म होगा, 18वां जो टर्म होगा a + 17d होगा। हाँ a + 17d होगा। a की वैल्यू क्या कहोगे, a की वैल्यू 3 है, a + 17d होगा। d की वैल्यू क्या कहोगे, d की वैल्यू देखा जाए तो d की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू 2 है। 17 दूनी 34, 34 3 37, क्या है 37, मतलब जो 18वां टर्म है वो क्या होगा, 37 होगा। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कहोगे हाँ यहाँ तक समझ में हमें अच्छी तरीके से आ गया है, हमें यहाँ तक अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहे हो, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि Sn बराबर, कह रहा है कि Sn बराबर जो है n² + 2n की है। कह रहा है कि Sn बराबर n² + 2n की है। तब बताइए पहला पद और सर्वांतर। कह रहा है कि तब बताइए समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। हाँ दोस्तों एक समानांतर श्रेणी है, उसके Sn पदों का योग जो दिया है n² + 2n दिया है। दोस्तों एक समानांतर श्रेणी है जिसके Sn पदों का योग दिया है, Sn टर्म का योग दिया है n², Sn टर्म का योग दिया है n² + 2n दिया है। हाँ n² 2n दिया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों हमसे कह रहा है कि बताइए प्रथम पद क्या होगा, पहला पद क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। हाँ एक बात बताइए दोस्तों, हमें कुल n टर्मों का योग दिया है, n टर्मों का योग कितना दिया है, n² + 2n दिया है। अगर दोस्तों मैं पहले टर्म का योग मतलब पहला टर्म निकालना चाह रहा हूं तो मुझे n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी। अगर मैं दो टर्मों का योग निकालना चाह रहा हूं तो मुझे n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। अगर मैं तीन टर्मों का योग निकालना चाह रहा हूं तो मुझे n की वैल्यू 3 रखनी पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों आप मुझे बताइए अगर मैं पहला टर्म निकालना चाह रहा हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, n की वैल्यू 1 रख दीजिए। तो मैंने यहाँ पर n की वैल्यू 1 रख दी। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा, कहोगे देखिए जब आप रखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। हाँ ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, कहोगे हाँ पहला टर्म तो हमें मिल गया, पहले टर्म का योग मतलब पहला टर्म हमें मिल गया। हाँ पहला टर्म का योग मतलब पहला टर्म हमें मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर मुझे दो टर्मों का योग निकालना है, दो टर्मों का योग निकालना है तो मुझे क्या करना चाहिए, कहोगे देखिए अगर आप दो टर्मों का, अगर आपको दो टर्मों का योग निकालना है तो आपको n की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर 2 रख दिया n की वैल्यू। अगर मैं रखता हूं यहाँ पर तो आएगा 2 का स्क्वायर करूंगा 4, और यहाँ पर क्या आएगा, कहोगे देखिए 2 दूनी 4 तो 8 आएगा। क्या आएगा, 8 आएगा। हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे देखिए हमसे कह रहा था कि प्रथम पद बताइए, सर्वांतर बताइए। दोस्तों पहले टर्म का जोड़, पहले टर्म का योग मतलब पहला टर्म में देखा जाए तो क्या है, कहोगे पहला टर्म देखा जाए तो 3 है, पहले टर्म में देखा जाए तो 3 है। हाँ पहला टर्म देखा जाए तो 3 है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहले दो टर्मों का योग कितना है, 8 है, और उसमें से पहले टर्म की भागीदारी कितनी की है, कहोगे 3 की है। तो अगर दोस्तों पहला टर्म हमारा क्या है, 3 है। हाँ पहला टर्म हमारा क्या है, 3 है। 1 मिनट रुकिए, पहला टर्म हमारा क्या है, 3 है, और अगले दो टर्मों का योग कितना है, हो गया 8 है। हाँ पहला टर्म हमारा 3। दोस्तों दो टर्मों का योग क्या है, 8 है। हाँ शुरुआती दो टर्मों का योग क्या है, 8 है, उसमें से पहला टर्म हमारा 3 है, तो दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म हमारा 5 होगा। क्या होगा, दूसरा टर्म हमारा 5 होगा। एक बात बताइए, पहला टर्म हमारा 3 है, दूसरा टर्म हमारा 5 है, तो सर्वांतर कितने का चल रहा है, सर्वांतर कितने का है, मतलब अंतर कितने का है, कहोगे 2 का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सर्वांतर है वो वास्तव में कुल 2 है, सर्वांतर जो है 2 है। और यही चीज हमसे पूछा था कि बताइए कि पहला टर्म क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा और सर्वांतर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं ये पहला टर्म जो होगा 3 होगा और सर्वांतर 2 होगा, अगर किसी भी समानांतर श्रेणी का n टर्मों का योग n² + 2n है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ तो ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कहोगे हाँ हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी प्रथम सप्ताह में 60 रुपए बचत करता है। कह रहा है कि एक आदमी है प्रथम सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है। ठीक है, कह रहा है उसके बाद प्रत्येक सप्ताह 3 रुपए पिछले सप्ताह से अधिक प्राप्त करता है, मतलब उसके बाद हर सप्ताह वो 3 रुपए अधिक प्राप्त करता है पिछले सप्ताह की तुलना में। हाँ कह रहा है कि तो वह 20वें सप्ताह तक कुल कितना
धन प्राप्त करेगा। कह रहा है कि 20वें सप्ताह तक वो कुल कितना धन प्राप्त करेगा। हाँ, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक आदमी है, वो पहले सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है। दोस्तों पहले एक आदमी है, वो पहले सप्ताह में 60 रुपए प्राप्त करता है। उसके बाद दोस्तों हर सप्ताह में उसे पिछले सप्ताह की तुलना में 3 रुपए अधिक मिलते हैं। दोस्तों पहले सप्ताह में अगर 60 रुपए प्राप्त किया तो दूसरे सप्ताह में उसे 63 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है। अब दोस्तों उसके अगले सप्ताह में उसे 66 रुपए प्राप्त हुए होंगे। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ। दोस्तों पहले सप्ताह में इतने प्राप्त हुए, दूसरे सप्ताह में इतने, तीसरे सप्ताह में इतने। इसी प्रकार ऐसे ही कुल मिलाकर 20 सप्ताह तक उसे मिलता है। 20 सप्ताह तक वो धन प्राप्त करता है। 20 सप्ताह तक धन प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई गरीबी, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो आप मुझे बताइए, अगर 20 सप्ताह तक ऐसे धन प्राप्त करता है तो 20वें सप्ताह में उसे कितना धन प्राप्त होता है? अगर 20 सप्ताह तक ऐसे धन प्राप्त करता है तो 20वें सप्ताह में उसे कितना धन प्राप्त होता है? तो अगर देखिए यहाँ पर देखा जाए तो ये एक समांतर श्रेणी का निर्माण कर रहा है। पहली बार उसे 60 मिला, उसके बाद 63 मिला, उसके बाद 66 मिला, उसके बाद 69 मिलेगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। तो कहोगे देखिए, अगर आपको पता करना है कि 20वें सप्ताह में कुल कितने धन प्राप्त हुए हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो कहोगे देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखा जाए तो कहोगे देखिए, यहाँ पर देखा जाए अगर मैं इस श्रेणी के हिसाब से देखूं तो यहाँ पर कुल मिलाकर 20 टर्म है। अगर ये पता करना है 20वें सप्ताह में कुल कितने धन मिला है, तो उसके लिए आप क्या करिए, पहले टर्म को भूल जाइए। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए, देखा जाए तो अगर मैं पहले टर्म को भूल जाता हूँ तो 19 टर्म बचेंगे। मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए, हर टर्म पे देखा जाए तो 3 की वृद्धि हो रही, तो 19 टर्म पे देखा जाए तो 57 की वृद्धि हो रही। मतलब देखा जाए तो 20वें सप्ताह में कुल मिलाकर पहले सप्ताह की तुलना में 57 रुपए अधिक मिले होंगे। मतलब देखा जाए तो 20वें सप्ताह में 6, 5, 11, 117 रुपए प्राप्त हुए होंगे। हाँ, 117 रुपए प्राप्त हुए होंगे। कोई दिक्कत की परेशानी कभी नहीं। दोस्तों 20वें सप्ताह में कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे? अगर 20वें सप्ताह में 117 रुपए प्राप्त हुए होंगे। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब आपने लिख दिया है, हमें तो क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। 20वें सप्ताह में कितने रुपए प्राप्त हुए हैं? उसे 117 रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पहले सप्ताह में इतने प्राप्त हुए, दूसरे में इतने, तीसरे में इतने, ऐसे और आखिरी सप्ताह में उसे 117 रुपए प्राप्त हुए। अगर मुझे पता करना है दोस्तों कि उसे 20 सप्ताह में कुल कितना धन प्राप्त हुआ है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इनको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये एक समानांतर श्रेणी है। अगर दोस्तों ये एक समानांतर श्रेणी है तो आप मुझे बताइए इस समानांतर श्रेणी का औसत क्या होगा? कहोगे देखिए, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। पहला टर्म में देखा जाए तो 60 है और आखिरी टर्म में देखा जाए तो 117 है। इस प्रकार देखा जाए तो औसत जो होगा इस समानांतर श्रेणी का जो औसत होगा 177/2 होगा। 177/2 होगा। 177/2 होगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है, अगर इसका औसत 177 है तो इसका मतलब यही है कि कहोगे देखिए, अगर इस समानांतर श्रेणी का औसत 177/2 है तो इसका मतलब यही है कि इसमें जितने भी टर्म है उनमें से प्रत्येक की वैल्यू 177/2। एक बात बताइए, कुल कितनी वैल्यू है? कहोगे 20 वैल्यू है। मतलब 20 में से प्रत्येक की वैल्यू 177/2 है। तो 20 की वैल्यू क्या होगी? तो 20 की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब दोस्तों इसे मैं सोल्व करता हूँ तो आएगा 1770। ठीक है, इस प्रकार देखा है तो अगर मैं सभी पैसे को जोड़ता हूँ 20 सप्ताह में जितने उसे पैसे मिले हैं, अगर मैं उनको जोड़ता हूँ तो 1770 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भैया उस व्यक्ति को कुल मिलाकर 20 सप्ताह में 1770 रुपए प्राप्त हुए। 1770 रुपए प्राप्त हुए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप अगले क्वेश्चन को देखिए, क्या कहना चाह रहा है? तो देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 रुपए जनवरी 2014 में बचत करता है। कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो जनवरी में 100 रुपए जनवरी 2014 में बचत करता है। कह रहा था प्रत्येक माह 50 रुपए पिछले माह की तुलना में अधिक जमा करता है। हाँ, मतलब हर साल वो 50 रुपए अपनी जमा पूंजी बढ़ा देता है। हाँ, कह रहा है कि उसने 2014 में कुल कितने की बचत की? कह रहा है कि बताइए उसने 2014 में कुल कितने की बचत की? हाँ, सवाल में दम नहीं है, केवल समझ में आना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति है वो उसने जनवरी 2014 में 100 रुपए बचत की। 2014 के अंदर जनवरी में उसने 100 रुपए बचत किया। अब दोस्तों जनवरी में 100 रुपए बचत किया, लेकिन उससे हर अगले महीने में वो 50 रुपए अधिक बचत करता है। अगर दोस्तों जनवरी में उसने 100 रुपए बचत किया है तो फरवरी में उसने 150 रुपए बचत किया है। ठीक है, इसी प्रकार अगर फरवरी में 150 रुपए बचत किया है तो उसने मार्च में 200 रुपए बचत किया है।
ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं। दोस्तों जनवरी में उसने इतना बचत किया, फरवरी में इतना बचत किया। आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो साल होता है वो 12 महीने का होता है। हाँ, 12 महीने का होता है। ठीक है, 2014 के अंदर दोस्तों जनवरी में इतना बचत किया, फरवरी में इतना बचत किया, मार्च में इतना बचत किया। हाँ, ऐसे ही कुल मिलाकर 12 महीने तक उसने बचत किया। ऐसे ही कुल मिलाकर 12 माह तक उसने बचत किया। तो आप मुझे बताइए 12वें माह में, 12वें महीने में उसने कुल कितना बचत किया? 12वें महीने में उसने कुल कितना बचत किया था? तो देखिए, तो वह देखिए, अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूँ, तो देखिए अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो ये एक समानांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा तो कैसे आपने बता दिया? कभी देखिए, पहले देखा है तो 100 रुपए की बचत कर रहा है, उसके बाद 150, उसके बाद 200। तो यहाँ पर देखा है तो हर दो टर्म के बीच का अंतर 50 का है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, कभी देखिए यहाँ पर देखा है तो 12 टर्म ऐसे कुल लिखे गए हैं। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे कुल मिलाकर 12 टर्म लिखे गए हैं। अगर आपको पता है क्या करना है कि 12वें महीने में कुल कितना रुपए बचत किया है उसने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले टर्म को भूलना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, कहोगे देखिए अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो 11 टर्म बचे। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए हर महीने, कहोगे देखिए हर टर्म में 50 की वृद्धि हो रही है, तो 11 टर्म पर देखा जाए तो 550 की वृद्धि हुई है। 550 की वृद्धि हुई है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि 12वें महीने में उसने पहले महीने की तुलना में 550 रुपए अधिक बचत किए हैं। मतलब हो गए, मतलब देखिए 12वें महीने में उसने कुल मिलाकर 650 रुपए बचत किए हैं। 650 रुपए बचत किए हैं। कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया 12वें महीने में उसने कुल कितने बचत किए? 650 रुपए बचत किए। एक बात बताइए दोस्तों, एक बात बताइए, पहले महीने में उसने इतने रुपए बचत किए थे, दूसरे महीने में इतने बचत किए थे, तीसरे महीने में इतने बचत किए थे, ऐसे ऐसे कुल मिलाकर 12वें महीने में 650 रुपए बचत किए। अगर मुझे पता करना है कि उसने कुल 2014 के अंदर कुल कितना बचत किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। जितने टर्म लिखे गए हैं कुल मिलाकर 12 टर्म लिखे गए हैं, 12 टर्म को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो जोड़ते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक सीरीज का निर्माण हो रहा है, एक समांतर श्रेणी का निर्माण हो रहा है। हाँ, जिसका पहला टर्म 100 है और आखिरी टर्म हमारा 650 है। तो आप मुझे बताइए इस समांतर श्रेणी का औसत क्या होगा? कोई देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। इस प्रकार पहले और आखिरी टर्म का जोड़ देखा जाए तो 750 है, और 750 को मैं आधा करता हूँ तो आया ये। मतलब हो गया, मतलब इस समांतर श्रेणी का औसत ये है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि ये जो 12 टर्म है इनका इनमें से प्रत्येक की वैल्यू ये है। एक बात बताइए, अगर 12 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू ये है तो 12 टर्मों की वैल्यू कितनी होगी? कोई वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, अब मैं इससे कर लेता हूँ। 2 छिंग 12, 6 आएगा, और 6 से मल्टीप्लाई में करूंगा तो जीरो को भूल जाओ, जीरो वैसे लगा दो। 6 पंचे 30 की जीरो 3 कैरी, 6 सत्ते 28, 1 मिनट हो गई, 6 सत्ते 42, 1 43, क्या आया? 43 आया। 1 मिनट हो गई, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 42 45 आया। क्या आया? 45 आया। इस प्रकार देखा जाए तो सभी टर्मों का अगर मैं योग निकालता हूँ तो 4500 रुपए आया। मतलब देखा जाए तो अगर दोस्तों मैं इन सभी को जोड़ता हूँ, पहले महीने में इतने रुपए मिले थे, दूसरे में इतने बचत किया, पहले महीने में इतना बचत किया, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, इसी प्रकार 12वें महीने में इतना बचत किया। अगर मैं सबको जोड़ता हूँ तो आया 450, बस 4500 आया। मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो 2014 में उसने कुल मिलाकर 4500 रुपए बचत किए थे। क्या 4500 रुपए बचत किए थे? बताइए, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, कह रहा है कि बताइए किसी भी समानांतर श्रेणी का 20वां और 25वें टर्म का योग क्या होगा? हाँ, 20वें और 25वें टर्म का योग क्या होगा? तो हमें पता होना चाहिए भैया 20वां टर्म है। दोस्तों हमसे कह रहा है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का 20वां और 25वें टर्म का योग क्या होगा? हाँ, ठीक है, योग क्या होगा? कह रहा है कि 20वें और 25वें टर्म का योग किसके बराबर होगा? ये तो कह रहा है हम। एक बात बताइए, आप देख कर बताइए 20वें और 25वें टर्म का योग क्या होगा? कहोगे देखिए 20वें और 25वें टर्म का यहाँ पर योग देखा जाए तो 2a प्लस 43d होगा। क्या होगा? 2a प्लस 43d होगा। हाँ, अब दोस्तों जिसका उत्तर आएगा, दोस्तों ऑप्शन में जिसका उत्तर आएगा 2a प्लस 43d वही तो होगा। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों अगर मैं पहले ऑप्शन को उठाता हूँ तो पहला ऑप्शन ही केवल होगा और कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आप 40 और पहले 40वें टर्म और 5वें टर्म को जोड़ते हो तो 2a प्लस 43d मिलेगा। लेकिन दूसरे और अगला जो ऑप्शन है उसे जोड़ते हो तो नहीं मिलेगा। अगला ऑप्शन जो है नहीं मिलेगा, अगला ऑप्शन जोड़ते हो तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। 2a तो आएगा सब में, लेकिन 43d नहीं आएगा। हाँ, तो ये चीजें सोल्व करने की भी नहीं है, ये चीजें सोल्व करने की जरूरत भी नहीं है। ये सब आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए कि 20 हमेशा यहाँ पर 20वें और 25वें टर्म का जोड़ 20वें और 25वें टर्म कह रहा है कि किसके इक्वल होगा। तो आप देखिए 20 और 25 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 45 आएगा। अब दोस्तों जिस भी टर्म का योग, दोस्तों दो टर्मों का योग मैं अगर कर रहा हूं, वैसे देखूं
घटाऊं ना तो 20वें और 25, 20 और 25 का योग क्या कहोगे 45 है। अब दोस्तों 45 जिसका आ रहा है वही हमारा उत्तर होगा, तो 40 में 5 जोड़ूंगा तो 45, मतलब हमारा यही उत्तर है और कोई उत्तर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हम तेजी से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार हम तेजी से कर सकते हैं, ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे करते हैं, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देखना होगा, हाँ इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा सा भी समय नहीं लगना चाहिए क्योंकि मैं इस प्रकार के क्वेश्चन करवाया हूँ। कह रहा है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का पहला पद हमारा ए है और सर्वांतर डी है तो बताइए पांचवा और सातवें टर्म का योग क्या होगा। दोस्तों हमसे कह रहा है कि पांचवें, दोस्तों हमसे कह रहा है कि पांचवें टर्म और सातवें टर्म का योग क्या होगा। कह रहा है कि पांचवें टर्म और सातवें टर्म का योग क्या होगा, ये तो पूछ रहा है। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए पांचवें और सातवें टर्म का योग क्या होगा। देखिए अगर मैं पांचवें और सातवें टर्म का योग निकालता हूं तो 2a प्लस 7 5 12 12 10 डी आएगा। इस प्रकार देखा है तो पांचवें और सातवें टर्म का योग जो होगा 2a प्लस 10 डी होगा। क्या होगा 2a प्लस 10 डी होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर बाई चांस एक ही वैल्यू हमें कोई पूर्णांक में दिया होता तो हम यहाँ पर एक ही वैल्यू रख लेते, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं दिया है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं थी, आसानी से आप कर सकते थे, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि एपी की प्रथम 4 संख्याओं का योग 28 है। कह रहा है एक एपी है उसकी प्रथम 4 संख्याओं का योग 28 है। आगे कह रहा है तथा प्रथम 8 संख्याओं का योग जो है 88 है। कह रहा है तथा कह रहा है कि तब बताइए समानांतर श्रेणी के 16 पदों का योग क्या होगा। 16 पदों का योग क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बताया कि किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। अगर मुझे 16 टर्मों का औसत निकालना है तो मुझे वास्तव में पहला और 16 टर्म पता होना चाहिए। हाँ पहला और 16 टर्म में पता होना चाहिए, ये बात आपको क्लियर होगी। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले हम आइए सोल्व करते हैं। पहले हम यहाँ पर पता करने की कोशिश करते हैं कि पहला टर्म हमारा क्या है, उसके बाद पहला टर्म हमारा क्या है और 16 टर्म क्या है, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है कि एपी के प्रथम 4 संख्याओं का योग 28 है। एपी के प्रथम 4 संख्याओं का योग 28 है। एक बात बताइए किसी भी एपी का, आपको अच्छे तरीके से बताया कि किसी भी एपी के प्रथम और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है औसत। अगर मैं पूछूं बताओ एपी के 4 अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि बताइए एपी का प्रथम पद क्या होगा। देखिए एपी का प्रथम पद देखा जाए तो ए होगा। हाँ अगर एपी का प्रथम पद क्या होगा ए होगा, ठीक है। एक मिनट रुकिए, हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि एपी के प्रथम 4 संख्याओं का योग 28 है। तो आप मुझे बताइए एपी का प्रथम पद क्या होगा। एपी का प्रथम पद ए होगा, ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए एपी का चौथा पद क्या होगा। एपी का चौथा पद देखा जाए तो ए प्लस 3डी होगा। अगर दोस्तों एपी का प्रथम पद ये है और एपी का चौथा पद ये है तो आप मुझे बताइए एपी के 4 पदों का औसत क्या होगा। देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी के किसी भी देखिए अगर आपको एपी के 4 पदों का औसत निकालना है तो पहले और आखिरी टर्म के जोड़ का आधा कर दीजिए, एपी के प्रथम 4 पदों का औसत निकल जाएगा। तो पहला पद ये है, चौथा पद ये है, अगर मैं इनको जोड़कर आधा कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, आपको मिलेगा औसत। तो ये क्या है प्रथम 4 पदों का औसत है। अगर दोस्तों प्रथम 4 पदों का औसत ये है तो एक बात बताइए प्रथम 4 पदों का औसत ये है कहोगे। हाँ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि चारों पदों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है। अगर दोस्तों चारों पदों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है तो चारों की वैल्यू इतनी होगी तो हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया एपी के प्रथम 4 पदों का योग ये है। हमारे अनुसार देखें तो एपी के प्रथम 4 पदों का योग ये है। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 28 मतलब ये बराबर है 28। आप मेरी बात से सहमत है हाँ। दोस्तों मैंने बहुत ज्यादा शॉर्ट मार दिया है, बहुत ही ज्यादा शॉर्ट मार दिया है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए, बहुत ज्यादा मैंने शॉर्ट मार दिया है, पूरा भाग से बचा रहा हूं आपको। यहाँ पर मैं जो आपको मैंने सिखाया है उसी चीज का मैं यहाँ पर प्रयोग करा रहा हूँ जिससे आपको बुरा भाग में मदद मिले, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 से ये काटूंगा, यहाँ पर आएगा 14 है, क्या आएगा 14 आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2a प्लस 3d बराबर में क्या मिला 2a प्लस 3d बराबर 14 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ 14 प्राप्त हुआ। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है। तो हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ 2a प्लस 3d बराबर 14। 2a प्लस 3d बराबर 14। कोई दिक्कत नहीं पसंद हो गई हमें, कोई दिक्कत नहीं पसंद। ये चीजें समझ में आ गई है कहोगे। हाँ ये चीजें हमें समझ में आ रही है, ये चीजें हमें समझ में आ रही है दोस्तों। ये तो हमारा हो गया, ठीक है। आगे क्या कहा है कहोगे, आगे कह रहा है कि तथा प्रथम 8 संख्याओं का योग 88 है। हाँ कह रहा है कि तथा 8 संख्याओं का, कह रहा है कि तथा 8 संख्याओं का योग प्रथम 8 संख्याओं का योग 88 है। एक बात बताइए समानांतर श्रेणी का पहला टर्म क्या होगा। पहले समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ये होगा। 8वां टर्म क्या होगा भैया, 8वां टर्म में देखा जाए तो a प्लस 7d होगा, a प्लस 7d होगा। मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो कहोगे। हाँ पहला टर्म क्या होगा, पहला टर्म a होगा। 7वां टर्म क्या होगा, 7वां टर्म में देखा जाए तो a प्लस 7d होगा।
आठवां टर्म क्या होगा भैया, ए प्लस 7 डी होगा। दोस्तों पहला टर्म में देखा जाए तो ए होगा समानांतर श्रेणी का, आठवां टर्म में देखा जाए तो ए प्लस 7 डी होगा। हाँ, मैंने कहा कि ठीक है, अगर पहला टर्म हमारा ये है और आठवां टर्म हमारा ये है, तो आप मुझे बताइए उस समानांतर श्रेणी के 8 टर्मों का औसत क्या होगा। देखिए, अगर आपको 8 टर्मों का औसत निकालना होगा, देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। अगर 8 टर्मों का समानांतर श्रेणी के 8 टर्मों का औसत निकालना है तो पहले और आठवें टर्म का जोड़ का आधा कर दीजिए। तो पहला और आठवां टर्म में देखा जाए तो ये, पहले और आखिरी टर्म का जोड़ देखा जाए तो ये है, और इसका मैंने आधा कर दिया तो ये क्या आ गया, 8 टर्मों का औसत आ गया। हाँ, 8 टर्मों का औसत आ गया। एक बात बताइए, अगर 8 टर्मों का औसत ये है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 8 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू ये है, तो 8 टर्म की वैल्यू वास्तव में ये होगी, हो गया। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 88 है, क्या है 88, मतलब ये बराबर है 88, मतलब ये बराबर है 88। आप मेरी बात से सहमत हो गया? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 2 से अगर मैं इसे काटता हूँ तो 4 आएगा, और 4 से मैं इसे काटूंगा तो 22 आएगा। क्या आएगा, 22 आएगा। आप मेरी बात से सहमत है यहाँ तक? हो गया। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है, हम आपकी बात से सहमत है। मैंने कहा ठीक है। मैं बुरा भाव से बचा रहा हूँ आपको बस। जब आप बार बार ऐसे करोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। जब आप बार बार इसका प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आएगा। बहुत बहुत अच्छा मेथड है, इसमें मेरा बहुत ज्यादा अनुभव है इस चीज को सोल्व करने का। मैं ऐसे ही सोल्व करता हूँ तेजी से। अब दोस्तों यहाँ पर देखा है तो मुझे क्या मिला, 2a प्लस 7d बराबर 22 मिला। 2a प्लस 7d बराबर 2a प्लस 7d बराबर 2a प्लस 7d बराबर क्या मिला, 22 मिला। आप मेरी बात से सहमत हैं यहाँ तक? हो गया। हाँ, आपकी बात से सहमत है। 2a प्लस 22। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सोल्व करता हूँ तो यहाँ पर माइनस 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 करना पड़ेगा, तो हाँ माइनस 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 करना पड़ेगा। अब उसके बाद में इसे माइनस माइनस कर लिया, ठीक है। अब मैं इसे इससे काट देता हूँ, इससे काट दिया, इससे काट दिया, ठीक है, काट दिया। दोस्तों 3 में से डी, दोस्तों यहाँ पर भी माइनस में आएगा, यहाँ पर भी आएगा, तो मैं माइनस इग्नोर कर दे रहा हूँ दोनों जगह अगर माइनस आ रहा है, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, हो गया। तो बचा 4d, यहाँ पर 4d आया, यहाँ पर 4d आया। हाँ, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर दिखा है तो 8 आएगा। डी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो डी की वैल्यू आया 2, डी की वैल्यू आया 2। आपको टाइम नहीं लगेगा जब आप सीख जाओगे। अब मुझे ए की वैल्यू अगर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, देखिए ए की वैल्यू अगर आपको निकालना है, ए की वैल्यू आपको निकालना है तो आप क्या करिए, डी की वैल्यू यहाँ पर उठा के रहेंगे। 2 3 6, 6 इधर जाएगा तो बचेगा 8। ए की वैल्यू देखा है तो 4 आएगा, ए की वैल्यू देखा है तो 4 आएगा। कोई दिक्कत की परेशानी होगा नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये हमें पता चल गई ए और डी की वैल्यू। हाँ दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा था, कभी हमसे कह रहा था कि बताइए एपी के 16 पदों का योग क्या है, एपी के 16 पदों का योग क्या है। हाँ, अगर दोस्तों मुझे एपी का 16 पदों का योग निकालना है तो आप एक बात बताइए, मैंने कहा कि अगर मुझे एपी, एक बात बताइए, हमारा पहला पद क्या है, 4 है। पहला पद हमारा देखा जाए तो 4 है, और सर्वांतर देखा जाए 2 है। हाँ, सर्वांतर 2 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखा जाए तो हर बार सीरीज में हर बार 2 की वृद्धि हो रही है। सर्वांतर 2 का मतलब तो यही है कि हर बार सीरीज में वास्तव में 2 की वृद्धि हो रही होगी या कमी हो रही होगी। हाँ, 2 की वृद्धि या कमी हो रही होगी, लेकिन वास्तव में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है, क्योंकि 4 टर्मों का योग 28 है, 8 टर्मों का योग 88 है, तो मैं कह सकता हूँ कि वृद्धि हो रही है। हाँ लोग, यहाँ तो इस चीज को आप सेंस करो, ठीक है। एक बात बताइए, जो समानांतर श्रेणी है, जो समानांतर श्रेणी है उसका 16वां टर्म क्या होगा, देखिए समानांतर श्रेणी का 16वां जो टर्म होगा a प्लस 15d होगा। हाँ, a प्लस 15d होगा। आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं 16वां टर्म, या आप दिमाग का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, 16वां टर्म मुझे पता करना है, हाँ, समानांतर श्रेणी का पहला टर्म क्या है, 16 है। दोस्तों समानांतर श्रेणी का पहला टर्म क्या है, 4 है। 16वां टर्म पता करना है तो इसका मतलब यही है कि पहले टर्म के बाद कुल मिलाकर 15 टर्म है, हाँ। एक बात बताइए, हर टर्म पर हर कुल मिलाकर देखा जाए तो पहले टर्म के बाद 15 टर्म है, हाँ। हर टर्म पर दोस्तों 2 की वृद्धि हो रही है, तो 15 टर्म पर कितने की वृद्धि हुई होगी, 15 टर्म पर देखा जाए तो 30 की वृद्धि हुई होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि 16वां जो टर्म है पहले वाले टर्म से 30 अधिक है, पहले वाले टर्म से 30 अधिक है। अगर पहले वाले टर्म से 30 अधिक है तो 16 टर्म है क्या, हो गया 34। तो आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हो, दिमाग का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो 16 टर्म आप दिमाग का प्रयोग करके भी निकाल सकते हो, कोई जरूरत नहीं है ए प्लस 15d करने के लिए। यहाँ पर ए प्लस 15d करने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, ए प्लस 15d करने की जरूरत नहीं है, अगर आप दिमाग से निकाल सकते हो अच्छी बात है, ठीक है।
दोस्तों देखा जाए तो समानांतर श्रेणी का 16वां टर्म क्या होगा, कुल 34 होगा। ठीक है दोस्तों, जो समानांतर श्रेणी है उसका पहला टर्म 4 है, 16वां टर्म हमारा 34 है। हाँ ठीक है, तो आप मुझे बताइए हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है 16 टर्मों का योग ज्ञात करें। तो अगर दोस्तों समानांतर श्रेणी के 16 टर्मों का हमें योग निकालना है। हाँ दोस्तों, समानांतर श्रेणी का पहला टर्म हमारा 4 है और 16वां टर्म हमारा 34 है। तो आप मुझे बताइए अगर पहला टर्म हमारा 4 है और 16वां टर्म हमारा 34 है, तो उस समानांतर श्रेणी का औसत क्या होगा। कोई देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। पहला टर्म में देखा जाए तो 4 है और आखिरी टर्म में देखा जाए तो 34 है। इस प्रकार देखा जाए तो जो समानांतर श्रेणी है उसका औसत देखा जाए तो 18 38 19 होगा। मतलब देखा जाए तो 16 टर्मों का जो औसत है, 16 टर्मों का जो औसत है वो 19 है। हाँ इसका मतलब क्या है, अगर 16 टर्मों का औसत 19 है तो देखिए इसका मतलब ये है कि 16 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू 19 है। अगर दोस्तों 16 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू 19 है तो 16 टर्मों की वैल्यू क्या होगी, पूरे 16 टर्मों की वैल्यू ये होगी, 16 टर्मों की वैल्यू ये होगी। अब दोस्तों मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ। 6 निमित 54 के 4 16 25 16 निमित 44 के 4 14 बचा और 30 इस प्रकार आया 304। मतलब 16 टर्म शुरुआत मतलब देखा जाए तो एपी के प्रथम 16 पदों का योग 304 होगा, क्योंकि 16 टर्मों की कुल वैल्यू क्या है, 304 है। बताइए कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं होगी। तो दोस्तों आपने यहाँ पर तो देखा कि हमने कहीं भी फॉर्मूला का प्रयोग नहीं किया है, कहीं पर फॉर्मूले का प्रयोग नहीं किया, यहीं पर हम अपना काम कर लिया है, यहीं पर हमने अपना काम कर लिया है। हाँ ना, यहाँ बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से समझाने का यहाँ पर प्रयोग। दोस्तों पढ़ाने से मुझे ये फायदा मिला है, यहाँ पर वास्तव में मैं 16वां टर्म निकालता था A+15D से, A+15D के माध्यम से निकालता था और यहाँ पर मैंने तो दूसरे तरीके से ही निकाल दिया है। ठीक है, दूसरे तरीके से ही यहाँ पर निकालने की कोशिश की हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं जब क्वेश्चन करता था तो मैं दूसरे तरीके से योग निकालता था, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको दूसरा अप्रोच बता दिया है तेजी से निकालने का। ठीक है, अब आज से मैं भी इसी तरीके का प्रयोग करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग करूंगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, और ये इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को मैं कह रहा है कि समानांतर श्रेणी कह रहा है, समानांतर श्रेणी में प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करिए। हाँ कह रहा है कि यदि उसका प्रथम पद तथा तीसरा पद क्रम से 5 और 15 है। हाँ ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक एपी है, कह रहा है उसे 16 पदों का योग ज्ञात करिए यदि उसके प्रथम तथा तीसरे पद क्रम से 5 और 15 है। हाँ, दोस्तों एपी का प्रथम पद कितना दिया, एपी का प्रथम पद 5 दिया है। एपी का प्रथम पद कितना दिया, 5 दिया है। एपी का दोस्तों तीसरा पद हमें दिया है 15 को, हाँ तीसरा पद दिया है 15। एक बात बताइए, किसी भी समानांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा, देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का तीसरा जो पद होता है, किसी भी समानांतर श्रेणी का जो तीसरा पद होता है A+2D होता है। इस प्रकार देखा जाए तो समानांतर श्रेणी का तीसरा पद A+2D हमें पता है कि भैया समानांतर श्रेणी का तीसरा जो टर्म होता है A+2D होता है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 15 है, 15 है मतलब A+2D बराबर 15 के। हाँ हाँ, यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ये ए की वैल्यू रख देता हूँ, ए की वैल्यू रख देता हूँ तो मुझे डी की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ तो ए की वैल्यू मैंने 5 रखा, तो यहाँ पर 5 जगह इधर तो 2D बराबर 10 मिलेगा। डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर तो आएगा 5, डी बराबर आएगा 5। बताइए कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई नहीं, कोई दिक्कत, कोई पसंद नहीं। इस प्रकार देखा जाए तो पहला टर्म में 5 है और सर्वांतर जो है 5 है। हाँ सर्वांतर जो है 5 है। बताइए कोई दिक्कत, कोई पसंद, कोई नहीं। दोस्तों हो सकता है कि सीरीज में दोस्तों अगर सर्वांतर 5 है तो मैं कह सकता हूँ कि जो समानांतर श्रेणी है उसमें हर बार 5 की बढ़ोतरी हो रही है या 5 की कमी हो रही है। हाँ लेकिन अगर मैं ध्यान से देखूं तो वास्तव में बढ़ोतरी ही हो रही है, क्योंकि पहला पद हमारा 5 है, दूसरा टर्म हमारा 15 हो गया, तीसरा टर्म हमारा 15 हो गया। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि यदि समानांतर श्रेणी का पहला टर्म 5 है तो उस समानांतर श्रेणी में देखा जाए तो 5 की हर बार वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये बातें आपको क्लियर है, कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, हमसे क्या पूछा, कहोगे हमसे कहा है कि समानांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करें। हाँ ठीक है दोस्तों, समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ये 5 है, तो आप मुझे बताइए उस समानांतर श्रेणी का 16वां टर्म क्या होगा। देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो 16वां टर्म होता है A+15D होता है। आप इसके माध्यम से निकाल सकते हैं, A+15D के माध्यम से निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप दिमाग का प्रयोग कर लीजिए। कभी देखिए जो समानांतर श्रेणी है उसमें कुल मिलाकर 16 टर्म होंगे। मैंने कहा कभी देखिए अगर मैं पहले टर्म को भूल जाऊं तो 15 टर्म बचेंगे। मैंने कहा कभी देखिए हर टर्म पर कहोगे, देखिए हर टर्म पर 5 की वृद्धि हो रही है, तो इस प्रकार देखा है तो 15 टर्म पर कुल मिलाकर 75 की वृद्धि होगी। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो हमारा 16वां टर्म है पहले वाले टर्म से 75 दिखे। अगर 16वां टर्म हमारा 15वें टर्म से पहले टर्म से 75 अधिक है तो 16 टर्म है कितना कहोगे, 80। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों जो समानांतर श्रेणी है उसका पहला टर्म हमारा 5 है और 16वां जो टर्म है 80।
आप मुझे बताइए उस समानांतर श्रेणी का औसत क्या होगा। तो देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के जोड़ के आधे के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो समानांतर श्रेणी है उसका औसत होगा 85/2 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है अगर समानांतर श्रेणी जो अगर 16 टर्मों का औसत 85/2 है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जो 16 टर्म है उनमें से प्रत्येक की वैल्यू 85/2 है। अगर उनमें से प्रत्येक 16 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू 85/2 है तो 16 टर्मों की कुल वैल्यू कितनी होगी, तो वह इतनी होगी। अब मैं कर लेता हूँ, 2 8 है, 8 पंजे 40 की 0 4 कैरी, 8 8 64 68 680 है। इस प्रकार देखा जाए तो 16 टर्मों की वैल्यू कुल कितनी है, 680 है। अगर समानांतर श्रेणी के 16 टर्मों की वैल्यू कुल 600 कुल मिलाकर 680 है तो मैं कह सकता हूँ कि समानांतर श्रेणी के 16 पदों का जो योग होगा वो 680 होगा। क्या होगा, 680 होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इससे अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं पर मिलेगा ही नहीं, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। और ये इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, कोई देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि यदि समानांतर श्रेणी का पहला, पांचवा, 10वां, 15वां, 20वां, 24वां टर्म का योग जो है 225 है, 225 है, और जो T1 है वो पहला पद है और जो T5 है वो समानांतर श्रेणी का पांचवा पद है, तो बताइए तो समानांतर श्रेणी के 24 टर्मों का योग क्या होगा, समानांतर श्रेणी के 24 टर्मों का योग क्या होगा। हाँ ये तो कह रहा है, हाँ कह रहा है कि सर बताइए समानांतर श्रेणी के 24 टर्मों का योग क्या होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की परेशानी कर रही है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सवाल में दम नहीं है, बस जो कॉन्सेप्ट सिखाया हूँ उसी कॉन्सेप्ट का आपको प्रयोग करना है। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया समानांतर श्रेणी का पहला, समानांतर श्रेणी का पहला, पांचवा समानांतर क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला टर्म, तीसरा टर्म, कह रहा है कि पहला टर्म, तीसरा टर्म, कह रहा है कि पहला टर्म, तीसरा टर्म, छठा टर्म, इसी प्रकार कह रहा है कि छठा टर्म, इसी प्रकार कह रहा है कि 15वां टर्म, इसी प्रकार कह रहा है कि 15वां टर्म, और कह रहा है कि भैया 20वां टर्म और 24वें टर्म का जो जोड़ है, कह रहा है कि 20वें और 24वें टर्म का जो जोड़ है वो 225 है। यही तो कह रहा है, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भी समानांतर श्रेणी का पहला, तीसरा, छठा, 15वां, छठा हो गया, 15वां हो गया, 20वां हो गया, 24वां हो गया, उनका जोड़ जो है 225 है। ये चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, यही चीज हमसे कह रहा है, ठीक है। दोस्तों आप अपने अनुसार बताइए, आप अपना दिमाग प्रयोग करके बताइए पहले, तीसरे, छठा, 15वां, 20वें और 24वें टर्म का जोड़ क्या होगा। देखिए यहाँ पर कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 टर्म की बात हो रही है। तो इस प्रकार देख रहे हैं तो अगर मैं जोड़ता हूँ तो 6 आएगा, प्लस में मैं क्या आएगा, प्लस में आएगा 4 6 4 10 10 25 हो जाएगा, 10 15 25 25 20 हो जाएगा हमारा 45, 45 में 24 जोड़ूंगा तो 69 आएगा, तो 69D आएगा, 69D आएगा। इस प्रकार आपने कहा पहले, तीसरे, छठे, 15वें, 20वें, 24वें टर्म का जो जोड़ होगा 6A प्लस 69D होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये 224 होगा, मतलब ये बराबर है इसके 225 होगा, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 225 होगा, मतलब ये बराबर है इसके हाफ में। यहाँ बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अब सॉल्व कर लेता हूँ। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि ये कट रहा है, 2A प्लस यहाँ पर 23D आ गया, 2A प्लस 23D बराबर यहाँ पर आ गया। यहाँ पर अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ कॉमन लेकर तो यहाँ पर प्राप्त होगा 2A प्लस 23D, यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, 333, 3 15 75 प्राप्त होगा, हाफ ना। यहाँ कोई दिक्कत की परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो ये चीजें आ गया, ये चीजें आ गया, ठीक है। अब दोस्तों यहां से आगे सोल्व नहीं करना है, ठीक है। अब ये पहले ये आप बताइए मुझे, हमें आप पहले ये बताइए मुझे कि हमसे पूछा क्या गया था, कभी हमसे कह रहा था कि बताइए एपी के शुरुआती 24 पदों का योग क्या होगा, 24 पदों का योग क्या होगा, हाँ ठीक है। शुरुआती 24 पदों का योग क्या होगा, ये पूछा गया था कभी। हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है किसी भी समांतर श्रेणी का पहला टर्म जो होता है ये होता है, हाँ ठीक है। आप मुझे बताइए किसी भी समांतर श्रेणी का पहला, अगर पहला पद हमारा ये होता है तो आप मुझे बताइए समांतर श्रेणी का 24वां टर्म क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी का 24वां जो टर्म होगा A प्लस 23D होगा, A प्लस 23D होगा। मैंने कहा ठीक है। एक बात बताइए, हमसे कह रहा है समांतर श्रेणी का 24 शुरुआती 24 टर्मों का योग बताइए, ये तो बता पूछ रहा है। हाँ दोस्तों समांतर श्रेणी का पहला टर्म A है, 24वां टर्म हमारा A प्लस 23D है। तो आप मुझे बताइए अगर पहला टर्म हमारा ये है, 24वां टर्म हमारा ये है, तो शुरुआती 24 टर्मों का औसत क्या होगा। देखिए अगर आपको समांतर श्रेणी के 24 शुरुआती 24 टर्मों का औसत निकालना है तो पहले टर्म में 24वां टर्म में जोड़ दीजिए और जोड़ने पर जो आया है उसे 2 से भाग दे दीजिए, तो ये शुरुआती 24 टर्मों का औसत मिल गया। तो मैंने भाग दे दिया 2 से जोड़कर,
तो ये क्या मिला हो गया, ये शुरुआती 24 टर्मों का योग मिला है, औसत आया है। ये 24 शुरुआती 24 टर्मों का औसत है। ये क्या है, शुरुआती 24 टर्मों का औसत। आप मेरी बात से सहमत हो गए? दोस्तों इसका मतलब क्या है, अगर ये शुरुआती 24 टर्मों का औसत है तो इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब यही है कि अगर 24 टर्मों का औसत ये है तो इसका मतलब यही है कि 24 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है। एक बात बताइए, अगर 24 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। हाँ, तो ये क्या है, 24 टर्मों का योग है। क्या है, एपी के शुरुआती 24 टर्मों का योग है। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर लेता हूँ, ठीक है। एक बात बताइए, ये वास्तव में 2a प्लस 23d लिखा है कहोगे, हाँ, और 2a प्लस 23d की वैल्यू क्या कहोगे, 75 है। तो क्या मैं इसकी जगह 75 लिख सकता हूँ कहोगे, हाँ 75 लिख सकते हैं। और 2 से इसे मैं काटूंगा तो 12 आएगा कहोगे, हाँ 12 इंटू क्या करना पड़ेगा कहोगे, 75 करना पड़ेगा। 12 इंटू क्या करना पड़ेगा कहोगे, 75 करना पड़ेगा। 12 इंटू 75 करना पड़ेगा। अब मैं कर लेता हूँ इसे सोल्व, इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। 12 पंचे 60 की 0 6 करी 65 84 900। मतलब कहोगे, मतलब ये है कि एपी की शुरुआत, एपी के मतलब क्या है कहोगे, मतलब ये है कि एपी के 24 शुरुआती 24 पदों का योग जो होगा वो 900 होगा। क्या होगा, 900 होगा। एपी के शुरुआती 24 पदों का योग जो होगा 900 होगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में कहोगे नहीं। दोस्तों बहुत ही अच्छा मेथड है, ठीक है, आप इसी जरूर फॉलो करिए। अगला दोस्तों देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसके 19 पदों के योग के बराबर है तो समानांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करिए। प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करिए। हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि समानांतर श्रेणी के प्रथम 11 पदों का योग उसके 19 पदों के योग के बराबर है तो समानांतर श्रेणी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है, तो आइए हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि पहला किसी भी समानांतर श्रेणी का पहला टर्म हमारा ए होता है, ठीक है। समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ए होता है। आप मुझे बताइए दोस्तों समानांतर श्रेणी का 11वां टर्म क्या होगा। देखिए समानांतर श्रेणी का 11वां टर्म होगा वो ए प्लस 10d होगा, ए प्लस 10d होगा। हाँ ए प्लस 10d होगा, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों समानांतर श्रेणी का पहला टर्म है और 11वां टर्म है समानांतर श्रेणी का देखा जाए तो ये। तो आप मुझे बताइए अगर समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ये है और 11वां टर्म ये है तो समानांतर श्रेणी के 11 टर्मों का औसत क्या होगा। देखिए अगर आपको औसत निकालना है शुरुआती 11 टर्मों का तो पहले टर्म में आपको 11वां टर्म जोड़कर आधा करना पड़ेगा और शुरुआती 11 टर्मों का औसत मिलेगा। तो मैंने पहले टर्म में 11वां टर्म जोड़ दिया और जोड़कर आधा कर दिया, तो ये क्या मिला कहोगे, ये शुरुआती 11 टर्मों का औसत आया है। शुरुआती 11 टर्मों का औसत आया है। दोस्तों अगर शुरुआती 11 टर्मों का औसत ये है तो इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि 11 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है। अगर 11 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है तो 11 टर्मों की वैल्यू कुल देखा जाए तो इतनी होगी। 11 टर्मों का वैल्यू कुल इतना होगा, मतलब 11 टर्मों का योग ये होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों ये तो हो गया। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या है, शुरुआती 11 टर्मों का योग है। क्या है, शुरुआती 11 टर्मों का योग है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। एक बात बताइए, आपको अच्छी तरीके से पता है कि समानांतर श्रेणी का पहला टर्म हमारा ए होता है। हाँ इसी प्रकार आप मुझे बताइए समानांतर श्रेणी का 19वां टर्म क्या होगा। समानांतर श्रेणी का 19वां जो टर्म होगा 18d होगा, 18d होगा। हाँ दोस्तों अगर समानांतर श्रेणी एक मिनट दोस्तों, समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ए होता है और 18 जो हमारा 19वां टर्म होगा ए प्लस 18d होगा, ए प्लस 18d होगा। आप मेरे बात से सहमत है? दोस्तों समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ये है, 19वां टर्म हमारा ये है। तो आप मुझे बताइए अगर पहला समानांतर श्रेणी का पहला टर्म ये है और 19वां टर्म ये है तो आप मुझे बताइए समानांतर श्रेणी के 19 टर्मों का योग औसत क्या होगा। देखिए किसी भी समानांतर श्रेणी का जो औसत होता है पहले और आखिरी टर्म के योग के आधे बराबर होता है। अगर आपको 19 टर्मों का औसत निकालना है तो पहले टर्म में 19वां टर्म जोड़ दीजिए और जोड़कर आधा कर दीजिए, शुरुआती 19 टर्मों का औसत आ जाएगा। तो मैंने पहले टर्म में 19वां टर्म जोड़कर आधा कर दिया और ये मुझे प्राप्त हुआ शुरुआती 19 टर्मों का औसत। दोस्तों अगर शुरुआती 19 टर्मों का औसत ये है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है 19 टर्मों में से प्रत्येक की वैल्यू ये है तो 1900 की वैल्यू वास्तव में होगी। इस प्रकार देखेगा एपी के शुरुआती 19 टर्मों का योग क्या है, ये है। दोस्तों शुरुआती एपी के शुरुआती 11 टर्मों का योग ये है और शुरुआती 19 टर्मों का योग ये है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपी के शुरुआती 11 टर्मों का योग ये है और आप ये भी देख रहे हैं कि एपी के शुरुआती 19 टर्मों का योग वास्तव में एपी के शुरुआती 19 टर्मों का योग ये है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये शुरुआती 11 टर्मों का जो योग है शुरुआती 19 टर्मों के योग के बराबर है, मतलब ये बराबर है इसके। कोई दिक्कत की परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, बुरा भागी कर रहे हैं, कुछ अलग नियम यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। ये तो दोस्तों ये एक मिनट मैं सही कर देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये जो 19 है ना पूरे मल्टीप्लाई में, इसी प्रकार ये 11 पूरे मल्टीप्लाई में, 2 से 2 कैंसिल हो गया। हाँ 2 से 2 कैंसिल, ये भी हमारा पूरा मल्टीप्लाई है। 11 दूनी 22, यहाँ पर 22 ए आएगा, यहाँ पर देखा है तो 38 ए आएगा।
हाँ 38A में से मैं 22A घटाऊंगा तो क्या मिलेगा, 16A मिलेगा। क्या मिलेगा, 16A मिलेगा। हाँ ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 22A आया, यहाँ पर 38A आया, यहाँ पर 22A आया, यहाँ पर 38A आया। मैं 22A को इधर लेके गया तो मुझे क्या मिला, हो गया जब 22A को आप इधर लेके जाओगे तो 16A मिलेगा। हाँ 38A में से 22 घटाऊंगा तो 16A मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, इधर दोस्तों 110 आया, 110D आया, और इधर देखा जाए तो कितना आएगा, कभी देखिए 18 324 होता है, 324 होता है, और 110 घटाएंगे तो 4 1 214 आएगा। क्या आएगा, 214 आएगा। अब प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये तो निर्भर करेगा बात इस पे। हाँ दोस्तों हमने ये जो इधर ये था इधर भेज दिया तो प्लस में आ गया था, लेकिन जब इधर जो डी वाला टर्म है इधर भेजूंगा तो ये माइनस का आ जाएगा। इधर आएगा तो माइनस का आएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो हमें 214 प्राप्त हो रहा है ये माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस का 214 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इस प्रकार देखा तो 16A बराबर 214 किया, 16A बराबर 214 किया। ठीक है, अब माइनस के 214 किया। अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ, अब दोस्तों मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। 2 से अगर मैं काटता हूँ तो 2 8 16, इसे मैं काटूंगा तो 2 1 9 2 107 किया। क्या है, 107 किया। ठीक है, इसे मैं फिर से कर लेता हूँ, 18 324 हुआ, और 18 जोड़ दूंगा, 8 4 12 2 हाथ से लगे 1 मिनट हो जाएगी, गलत हो रहा है, 342 110 घटाऊंगा 2 232 आएगा। ठीक है, माइनस का 232 आएगा, माइनस का 232 आएगा, और इसे मैं 4 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 1 मिनट हो गया, 8 से डिवाइड हो सकता है, कहोगे देखिए 8 दूनी 16, हाँ 8 से हो सकता है। ठीक है, 8 दूनी 16, 2A आया, 2A बचेगा, यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 नहीं 72। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2A बराबर क्या आया, माइनस का 29 आया। 2A बराबर आया माइनस का 29। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। 2A बराबर आया माइनस के 29D। 1 मिनट हो गई, यहाँ पर तो आएगा 16A, हाँ 16A आएगा। और अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 110 की 11 की मल्टीप्लाई इधर करता हूँ 110D आएगा, और इधर करूंगा 18 की मल्टीप्लाई 19 से, 18D की मल्टीप्लाई 19 से करूंगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए 18 की जब मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो 324 और 18 8 4 12 342 आएगा, और 342 में से 110D घटाऊंगा तो आएगा, मुझे प्राप्त होगा 2 232 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 232 प्राप्त होगा, 232 प्राप्त होगा, वो भी माइनस का। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 16A बराबर माइनस के 232D मिलेगा, 232D मिलेगा। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब दोस्तों मैं 8 से काट लेता हूँ, 8 दूनी 16, इसे काटूंगा, 8 दूनी 16 8 नहीं 72। इस प्रकार देखा जाए तो 2A बराबर क्या मिला, 2A बराबर मुझे मिला माइनस का 29D। हाँ माइनस का 29D। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई, कहोगे हाँ। अब इसके आगे सोल्व नहीं करेंगे दोस्तों। हमसे पूछा गया था, क्या गया था, कहोगे हमसे गया था कि एपी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करिए। हाँ एपी के प्रथम 30 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का पहला जो टर्म होता है ये होता है। ठीक है, आप मुझे बताइए समांतर श्रेणी का तीसरा टर्म क्या होगा। देखिए समांतर श्रेणी का तीसरा जो टर्म होगा A प्लस 29D होगा, A प्लस 29D होगा। ठीक है दोस्तों, एपी का प्रथम पद ये है, तीसरा टर्म ये है, तो आप मुझे बताइए अगर पहला टर्म ये है और तीसरा टर्म ये है तो ये शुरुआती 30 पदों का औसत क्या होगा। देखिए अगर आपको औसत निकालना है शुरुआती 30 पदों का, एपी के शुरुआती 30 पदों का औसत निकालना है तो पहले टर्म में आप तीसरा टर्म में जोड़ दीजिए और आधा कर दीजिए, शुरुआती 30 पदों का औसत आ जाएगा। तो पहले टर्म में मैंने तीसरा टर्म में जोड़ दिया और आधा कर दिया, तो ये क्या आया, शुरुआती 30 पदों का औसत आ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर शुरुआती 30 पदों का औसत ये है तो इसका मतलब ये है कि 30 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू ये है। अगर तो 30 टर्म में से प्रत्येक की वैल्यू ये है तो 30 टर्म की वैल्यू वास्तव में ये होगी, मतलब शुरुआती 30 पदों का योग देखा जाए तो ये होगा। हाँ शुरुआती 30 पदों का योग देखा जाए तो ये होगा। आप मेरी बात से सहमत करोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ, अब दोस्तों मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए 2A की वैल्यू क्या कहोगे, माइनस 29D है। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों 2A की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ माइनस 29D, तो 29 माइनस का 29D और प्लस का 29D कैंसिल हो जाएगा, कहोगे हाँ, और कैंसिल होकर क्या आएगा, कहोगे 0 आएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कहोगे 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। मतलब देखा जाए तो एपी के प्रथम 30 पदों का योग जो होगा, एपी के प्रथम 30 पदों का जो योग होगा वास्तव में 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। हाँ हाँ क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। कर लेते हैं इससे भी, ठीक है।
देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है होगा, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग, कह रहा है कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग जो है 120 के बराबर होगा यदि इसका तीसरा पद 9 है और सातवां पद कह रहा है कि यदि इसका तीसरा पद 9 तथा सातवें तथा दूसरे पद के बीच का अंतर 20 हो। हाँ, ठीक है। अब आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 120 होगा। हाँ, कितने पदों का योग 120 होगा। ठीक है, इस चीज को हम बाद में देखेंगे। पहले हमारा मकसद यही है कि हम पहले पता करें कि पहला टर्म क्या है, सर्वांतर क्या है, तभी हम बता सकते हैं कि भैया कितने टर्मों का योग 120 होगा। हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में तीसरा पद, समांतर श्रेणी का तीसरा पद हमें 9 दिया है। दोस्तों आपको चित्र में पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी का जो तीसरा पद होता है a+2d होता है, a+2d होता है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो 9 क्वेश्चन कह रहा है कि 9 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो a+2d बराबर 9 होगा। हाँ, दोस्तों सातवें तथा दूसरे पद के बीच का अंतर क्या दिया है, 20 दिया है। तो आप मुझे बताइए सातवें और दूसरे पद के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए 7 में से 2 घटाता हूं तो आएगा 5, मतलब देखिए तो सातवें और दूसरे पद के बीच का जो अंतर होगा 5d होगा। हमारे अनुसार क्या होगा, 5d होगा। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 20 होगा, मतलब 5d बराबर 20 के। आप लोग देखो 5d बराबर 20 के, तो d बराबर कितने के, क्योंकि d बराबर वास्तव में देखा जाए d बराबर देखा जाए तो 4 के। हाँ, d बराबर देखा जाए 4 के। मैंने d की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख दी। 4 दूनी 8, a की वैल्यू क्या देखोगे, a की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। आप मेरी बात से सहमत करोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, हाँ, आप मेरी बात से सहमत करोगे, हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अब क्या करते हैं। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, अब आप क्या करते हैं। ठीक है, दोस्तों हमसे पूछा क्या गया था, कहोगे देखिए हमसे पूछा गया है कि समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 120 होगा, कितने पदों का योग 120 होगा। हाँ, मान लीजिए दोस्तों समांतर श्रेणी के n पदों का योग 120 होगा। मान लीजिए दोस्तों समांतर श्रेणी के n पदों का 120 योग 120 होगा। हाँ, हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि किसी भी समांतर श्रेणी के n पदों का जो योग होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 के बराबर होता है। मान लीजिए दोस्तों समांतर श्रेणी के n पदों का योग 120 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे अनुसार देखा जाए तो n पदों का योग, समांतर श्रेणी के n पदों का योग इतना होगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 120 होगा, मतलब ये बराबर 120 की। यहाँ पर मैं सारी वैल्यू फिट कर लेता हूँ। a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 एक रखता हूँ तो क्या मिलेगा, वो देखिए यहाँ पर अगर आप रखोगे ये 2 इधर भेज दो, कहोगे हाँ 2 इधर भेज दो, तो मैंने इस 2 को इधर भेज दिया, इस 2 को इधर भेज दिया, तो इधर भेजूंगा तो 240 होगा, कहोगे हाँ 240। ए की वैल्यू रख लेता हूँ। यहाँ पर ए की वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा, देखिए जब आप ए की वैल्यू रखोगे यहाँ पर 2 ही मिलेगा प्लस। ठीक है, डी की वैल्यू में 4 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 3d मिलेगा। 3d मिलेगा, तो 1 मिनट रुकिए, एन की वैल्यू तो रख नहीं सकता, कहोगे हाँ, तो n-1 तो वैसे रहेगा। डी की वैल्यू 4 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 4n-4 मिलेगा, 4n-4 मिलेगा। हाँ, -4 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। लेकिन दोस्तों जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, बराबर के 24, तो बराबर के 240 है, बराबर के 240 है। अब दोस्तों इसे मैं सोल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो 4n-2 आया। हाँ, तो 2 आया बराबर 240 आया। यहाँ से दोस्तों मैंने 2 कॉमन ले लिया, जब 2 कॉमन लूंगा तो यहाँ पर 2n हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 120, इधर हो जाएगा 120। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हमें ऑप्शन से ट्राई करना है, इस क्वेश्चन को हमें आगे ऑप्शन से ट्राई करना है। ठीक है, दोस्तों हमसे पूछा क्या है, कहोगे हमसे पूछा कितने पदों का योग 120 होगा। हमने माना है n पदों का योग 120 होगा, मतलब n की वैल्यू हमें निकालनी, n की वैल्यू पता करनी है। कहोगे हाँ, दोस्तों जो उत्तर दिया होगा वो n की वैल्यू ही दिया होगा। दोस्तों जो उत्तर दिया होगा वो n की वैल्यू ही तो होगा। कहोगे हाँ, मान लीजिए दोस्तों 6 पदों का योग 120 है। ठीक है, अगर 6 पदों का योग 120 है, 6 पदों का मान लीजिए दोस्तों एपी के 6 पदों का योग 120 है। अगर दोस्तों 6 पदों का योग 120 है तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। तो यहाँ पर मैं 6 रख लेता हूँ। यहाँ पर जब मैं 6 रखूंगा तो 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटाएंगे 11 आएगा, और 11 इससे डिवाइड नहीं कर पा रहा है, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर 9 रखता हूँ तो देखिए 9 रखोगे 9 दूनी 18, 17 आएगा, नहीं होगा। अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 दूनी 14, यहाँ पर 13 आ गया, नहीं होगा। 8 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पर आप 8 रखोगे, यहाँ 8 दूनी 16 और यहाँ पर 15 आ जाएगा, 15 8 120, जो कि सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब देखा जाए तो समांतर श्रेणी के 8 टर्मों का योग, समांतर श्रेणी के 8 टर्मों का योग कुल मिलाकर 120 होगा।
क्या होगा 120 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतने ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको अच्छी समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे मेथड बताए हैं आपको तेजी से सोल्व करने के लिए। ठीक है, आशा करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं वीडियो में।